नमस्कार, स्वागत है आपका बात मंत्रिमंडल पुनर्गठन की, जिसका कल शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिसे इस पुनर्गठन में शामिल किया जाएगा, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 3 चेहरे सामने आ चुके हैं जिन्होंने एक पद एक व्यक्ति के हिसाब से जिनसे इस्तीफा लिया गया और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन अब नजरें सबकी इसी पर कि कौन कौन से चेहरे, संभावित चेहरे हैं जिन्हें कल शपथ दिलवाई जाएगी। और दूसरा सवाल ये भी कि क्या सचिन पायलट और उनके खेमे को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनके खेमे से भी शामिल इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन में किया जा सकता है। चर्चा करेंगे इन तमाम बातों पर। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। कौन कौन से मेहमान हैं वो आपको बता देता हूं, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र मीणा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, स्वागत है सर आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपका स्वागत है मुकेश सर। मंत्रिमंडल विस्तार और नजरें सबकी इसी पर कि किस हिसाब से फेरबदल किया जाएगा, किस हिसाब से वो चेहरे होंगे जिन्हें शामिल किया जाएगा। क्या हिसाब सिर्फ एक ही होगा, आला कमान की मुहर? जी देखिए, ऐसा नहीं होगा कि खाली आला कमान की मोहर के आधार पर ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या नए लोगों का इंक्लूजन होगा। सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो जिले ऐसे हैं, मेरे ख्याल से करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां से कांग्रेस का कोई मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को भी ध्यान में रखे बिना कोई मंत्रिमंडल विस्तार करना संभव कभी भी नहीं होता है, और पहले भी नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा। इसलिए अभी जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें तमाम पहलुओं के साथ ये एक बहुत पहलू होगा कि वो जिले, वो संभाग जहां से कांग्रेस के अच्छे एमएलएज हैं या जो भी एमएलएज हैं और जिनका मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उस संभाग को, उस जिले को। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जाति के आधार पर भी देखिए ये तय होते हैं, ये सच्चाई है कि किस जाति के कितने लोगों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ना दिया जाए। ये सब चीजें बैलेंस बनाने के लिए ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं और वो देखी जाएंगी, निश्चित तौर पे देखी जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है डॉक्टर वरुण पुरोहित, क्या इसका आधार सिर्फ एक होगा? 2023 में जो जीत दिलवा सके उसको जगह दे दी जाएगी? देखिए, मुझे ये आधार तो हर पार्टी अपने आगामी चुनाव के हिसाब से करती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आला कमान की चलेगी। आला कमान के चल रही है, जब से पुनर्गठन हो रहा है जी बता रहे हैं, वो रेफरेंस तो हर पार्टी देखती है, उसका एनालिसिस करती है, हर जिले का रिप्रेजेंटेशन हो, जाति का भी हो, राजनीतिक सच्चाई है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसमें सचिन पायलट वाला जो रोल है, सचिन पायलट को जो प्रियंका जी ने या राहुल जी ने जिस प्रकार से उनको रोका था, उनकी जो बात हुई होगी, जो भी समझौता हुआ है, उसको लागू किया जाएगा। और अशोक गहलोत जी ने संकेत हमको कई बार दे दिए कि जिन्होंने हमारी सरकार बताई, बसपा वाले, निर्दलीय, उनका जरूर मैं ध्यान रखूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है बसपा निर्दलीय वाले जो हैं उनको जरूर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और सचिन पायलट के खेमे के 2-4 मंत्री लेकर के उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। लेकिन 1-2 मुझे लगता है 2-3 हो सकता है जगह खाली रखी जाए बजट सेशन के बाद, जैसा कि बातें चल रही है। बजट सेशन के बाद अशोक गहलोत जी को फ्री हैंड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये यूपी चुनाव के रिजल्ट आएंगे 5 राज्यों में, उसके बाद तय होगा। लेकिन आज के मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को और अशोक गहलोत जी के जो निर्दलीय बसपा वाले हैं, इन 2 फैक्टर्स को लेकर के ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस तो आला कमान या नेता तय कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों जो ग्रुप हैं जो सर्टिफाई करेंगे, तो अशोक गहलोत जी से सर्टिफाइड होगा वो बनेगा, या सचिन पायलट से सर्टिफाइड होगा वो बनेगा। नॉन सर्टिफिकेशन वाला तो मुझे नहीं लगता कोई विधायक इसमें जगह पाएगा, क्योंकि जिसको सर्टिफाइड नहीं करेंगे दोनों नेता, उसकी मुझे नहीं लगता कोई जगह इसमें बन पाएगी मंत्रिमंडल में। लेकिन ये जरूर है कि बसपा और निर्दलीय और सचिन पायलट के ग्रुप के जो आदमी होंगे उनको ज्यादा वेट इंतजार तीनों ही लोगों को नहीं करा सकते। इन तीनों लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें ज्यादा होगा। और किस किस को हटाते हैं
फिर वो उनमें वो देखना हो जिसको हटाते हैं वो उसकी कितनी ताकत है, वो विद्रोह करेगा नहीं करेगा, उसको सोच विचार करके ही ये पुनर्गठन किया जाए। ठीक है। राजेंद्र मीणा जी, किस तरह देखते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है, 2 साल का वक्त रहा है, तो किस तरह आप लेते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में उन चेहरों को जगह देने की कोशिश की जाएगी जो कम से कम बीजेपी को सीधी टक्कर दे सके, जिनके समर्थक बीजेपी को हर मैदान में टकराव दे सके, पछाड़ सके। नजर आपकी भी होगी इस मंत्रिमंडल विस्तार पर। बिल्कुल, और ऐसा कुछ है हमारे के जो विस्तार ये कर रहे हैं, ठीक है, ये विस्तार का इनको लंबा इंतजार करना पड़ा कांग्रेसी विधायकों को, और जो कुछ विधायक मंत्री मंडल से जो मंत्री थे वो हट गए, और उसके बाद जिस तरह दोनों 2 खेमों में कांग्रेस बैठ गई, पायलट गुट और गहलोत ग्रुप में, तो जिस तरह इन्होंने 1 साल से लोगों को, किसानों के काम तो, आम जनता के काम तो हुए नहीं, और तमाम इसी लड़ाई के बीच में 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और अभी मुझे नहीं लगता कि कोई संतुष्ट होगा। अब पता पड़ेगा कितने लोगों के मंत्री बनाते हैं, बसपा के कितने आते हैं, कितने कुछ के आते हैं, मैं तो नहीं मानता, पर हमारे बीजेपी पे इसका कोई असर, कोई मंत्री बन जा, हमारे बीजेपी पार्टी पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर हम ये सोच रहे हैं 2023 की बात कर रहे हैं, ये 2 चुनाव उपचुनाव क्या जीत के सीएम सोने का, हमने पूरा राजस्थान जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायतों के चुनाव हुए हैं, वहां भी 29 जिलों में चुनाव हुए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन को, मतलब इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी, या फिर जो नाराजगी चल रही थी उसे दूर करने की कोशिश पर फोकस रहेगा? नाराजगी तो मुझे नहीं लगता कि उनकी दूर होगी, कहीं के सबको संतुष्ट नहीं कर, जिस तरह निर्दलियों को इन्होंने साथ लिया कि तुमको ये बना देंगे, किसी बसपा वालों को लिया इनको ये बना देंगे, सब कुछ, कई राजनीतिक नियुक्तियों की इनको सभी लोगों को आशा है, कहीं मंत्रिमंडल जगह मिल जाए उसकी भी उनको आशा है विधायकों को, जिस तरह इन्होंने आश्वासन गहलोत जी ने सबको दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे कोई सारे एमएलए या लोग संतुष्ट होंगे। निश्चित रूप से आपको लगेगा पता कि जैसे ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निश्चित कोई ना कोई ऐसा धमाका होगा, और इसमें निश्चित नाराजगी और बढ़ेगी घटने की बजाय, और फिर वही जनता फिर पिसेगी, जनता के काम नहीं होंगे। धमाका क्या, मतलब किस तरह धमाका होगा? जिसको जगह नहीं दी जाएगी वो नाराज होगा? धमाका मुझे लगता नहीं, असंतुष्ट खेमे का धमाका, निश्चित गुटबाजी, बिल्कुल निश्चित, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि संतुष्ट होंगे, कहीं ना कहीं इनमें फिर नाराजगी रहेगी, और फिर कोई ना कोई बात आगे बढ़ेगी। और जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, शिक्षा मंत्री पे गहलोत जी खुद सरेआम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, और शिक्षा जो जितने भी टीचर है, अध्यापक है, वो कह रहे हैं कि हाँ पैसे से काम होते हैं। तो इस तरह की सरकार है। अब आपके बीच में ये जनता सब, वो तो राजेंद्र जी आपकी सरकार में भी पूरे देश, पूरा इंडिया वाइड है ये समस्या, तो वो कोई आपकी सरकार में भी तबादले फ्री में नहीं होते थे, या कोई जनता के कहने से? जो आम मुख्यमंत्री, नहीं मुख्यमंत्री की तो देखो ये तो सदा सहता है, आज ये सदा सहता है, आचरण सिद्ध है ये। कोई अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को खुद उजागर करता है तो ये तो छाती 56 इंच की छाती इसी को कहते हैं। ये नहीं कहते आप किसी ने मरवा दिया मंत्री को, उसको भी गृह राज्य मंत्री बना के रखते हो, किसी पे बलात्कार का आरोप लगा हुआ है उसको भी रखते हो। सदा सहता होगी, आपके अंदर आचरण सिद्ध होंगे, आप इन चीजों को उठाओगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप जो बात कर रहे हो, ट्रांसफर की बात उठा रहे हो, ट्रांसफर इंडस्ट्री तो पूरे देश में कोई भी पार्टी का राज हो, पूरे देश में चल रहा है, डिजायर इंडस्ट्री, ट्रांसफर इंडस्ट्री, इस पे नहीं जाते। आप जो बात कर रहे हो मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल में मुझे नहीं लगता संतोष ज्यादा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीट के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में पता नहीं है कितना भ्रष्टाचार हमारे टाइम में नहीं था जितना इनके टाइम में भ्रष्टाचार है। ठीक है अरुण जी, पता हुआ है। हाँ ठीक है अरुण जी बताएं। असंतुष्ट खेमे की बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, कह रहे हैं कि बड़ा धमाका होगा विस्तार के बाद। सुभाष जी, पिछले लगभग 1-1.5 साल से जी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विशेष तौर पे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, दिवाली पे एक फुस पटाखे के चारों तरफ घूमते रहते हैं इस उम्मीद से कि ये शायद फटेगा। सिर्फ इनकी आशा वही है कि किसी तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन या जो सो कॉल्ड असंतोष है लोगों में, जो कि कहीं दिखाई नहीं देता है, उससे कुछ हो जाए, कोई चीका टूट के गिर जाए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि ऐसी संभावना 0% भी नहीं है। आप इस मंत्रिमंडल के पुनर्गठन और विस्तार के बाद देखेंगे एक बहुत संतुलित मंत्रिमंडल, जिसमें
सभी जिलों कुछ का लोगों की लॉटरी खुलने वाली है? सब देखिए, लॉटरी तो क्या, मैं तो उस मंत्रिमंडल की ओर देख रहा हूं जो और एफिशिएंट होगा, युवा होंगे, जिसमें प्रतिनिधित्व का संतुलन होगा। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। सीएम ने लॉटरी को लेकर कहा था कि कुछ लोग इंतजार लोग कर रहे हैं, लॉटरी किसकी खुलेगी ये देखना होगा, जादूगर के पिटारे से क्या निकलेगा ये देखना होगा। वो बाइट सुना देते हैं आपको, क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? अभी और भी कई काम भैया, जिस काम के लिए अजय माकन जी आए हैं वो काम भी करना है इनको। पता नहीं क्या फैसले होंगे, या तो हाईकमान जानता या ये जानते हैं। बेसब्री से इंतजार है हम सबको। अभी और भी कई काम भैया, जिस काम के लिए अजय माकन जी आए हैं वो काम भी करना है इनको। पता नहीं क्या फैसले होंगे, या तो हाईकमान जानता या ये जानते हैं। बेसब्री से इंतजार है हम सबको लॉटरी खुलने का। लॉटरी खुलने का इंतजार है बेसब्री से। मुकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। ये इसे फाइनल समझा जाए मंत्रिमंडल विस्तार को, या अभी एक और चरण होगा बजट सत्र के बाद, उसमें भी उसके बाद कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल हो सकता है। ये किस आधार पे, किस रणनीति के तहत ये एक्सपेंशन होगा, पुनर्गठन होगा, और उसमें सभी 30 के 30 जो मंत्रियों के पद हैं वो भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। किस रणनीति पे अब कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, किस रणनीति पे मुख्यमंत्री आगे काम कर रहे हैं। चूंकि अजय माकन भी एक पुराने नेता हैं और काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी गंभीर किस्म की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, डॉक्टर वरुण पुरोहित, लेकिन ये डॉक्टर वरुण पुरोहित, फोकस तो देखिए जो असंतुष्ट खेमा है उसकी नाराजगी दूर करने पर ही रहेगा ना सर। चुनाव तो जीतना है ही। अब अगर उस खेमे को नहीं बनाएगा, और सचिन पायलट तो इंडिकेशन दे भी चुके हैं कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनको उनकी मेहनत का फल दिया जाना चाहिए। नहीं, उन्होंने इंडिकेशन तो जो उन्होंने उनके साथ में मेहनत की उसका इंडिकेशन दिया है, मैंने आपको पहले ही कहा। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल का उद्देश्य ही पुनर्गठन का ये हो रहा है, जो असंतुष्ट खेमा या सचिन पायलट खेमा या जो भी आप कहते हैं, कि उनको संतुष्ट किया जाए। प्लस मुख्यमंत्री जी 2-3 बार इस बात को कह चुके हैं अपने भाषणों में कि जिन्होंने साथ दिया बसपा निर्दलियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब पूरा मंत्रिमंडल करते हैं कि नहीं करते हैं, छोटा शॉर्ट करते हैं, लेकिन बसपा निर्दलीय और सचिन पायलट को भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर उन्हें यूपी चुनाव के लिए उन्हें अलग रखा जाएगा? नहीं, सचिन पायलट मुझे नहीं लगता उप मुख्यमंत्री वापस बनेंगे अभी। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो अगर बना रहे होते तो डोटासरा जी से इस्तीफा नहीं लेते। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री, तो वो चीज तो मुझे लगती नहीं। मुझे लगता है एआईसीसी में इनका एडजस्टमेंट होगा, लेकिन वो इसलिए इंतजार कर रहे थे कि उनके ग्रुप के कोई 4-5 मंत्री, 6 मंत्री, जो भी इनके समझौता 60-40 या जो भी हुआ है, अजय माकन जी ने अच्छा वर्कआउट किया हुआ है साल भर से, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बसपा वाले आए हुए हैं जिन्होंने सरकार का समर्थन किया, सरकार बचाई निर्दलीय, और सचिन पायलट उठ के तीनों के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। और जो भी वर्कआउट इन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वैकेंसीज छोड़ेंगे बजट सेशन के लिए, क्योंकि मंत्रिमंडल तो कभी 2 साल पड़े, अभी तो 2 साल पड़े, कभी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है, दोबारा हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो अभी आपने क्लिप सुनाई, उसमें एक संदेश पहले जो सुनाई थी, जो भ्रष्टाचार जिस मंत्रालय में हुआ है, हो सकता है उन मंत्रियों में से 2-4 मंत्रियों की छुट्टी की जाए। अच्छा अरुण जी, कोई ऐसे नाम है सामने? लिस्ट तो तैयार हो चुकी होगी अब तक, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना हो, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। एक व्यक्ति एक पद के आधार पर नहीं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ ऐसे नाम भी होंगे सामने? सुभाष जी, बस चंद घंटों की देर है, आपके पास पूरी लिस्ट होगी। लेकिन ये एक पूरी संपूर्णता से ये लिस्ट तैयार की जाएगी, सारे फैक्टर्स इसमें लिए जाएंगे, और जैसे मैंने कहा, फोकस ऐसा होगा कि एक बहुत एफिशिएंट कैबिनेट बने। और चेहरे ज्यादा हैं और जगह कम है, कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे सबको? देखिए, राजस्थान में एक बहुत सुखदायक स्थिति यह है कि हमारे पास बहुत परिपक्व और संवेदनशील नेतृत्व है, जिस
हाँ, जिसकी पकड़ राजनीति पे गहन पकड़ है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। संगठन एकजुट होके सरकार और संगठन फाइनल मुहर आला कमान की लगेगी 2023 फाइनल मुहर आला कमान की लगेगी जी, लग चुकी है। जी हाँ, क्यों नहीं, और मेरे ख्याल में वो सब हो चुका है। ये ठीक है राजेंद्र मीणा जी, औपचारिकता। इंतजार कर रहे होंगे आप, असंतुष्ट लोग आपके पास आए, इंतजार आपको भी नहीं, होगा। ऐसा नहीं है, हमें आने की और जाने की हमें ऐसी नौबत हमें इंतजार तो आवश्यकता होता ही है ना नहीं सर। हम तो इनकी बयानबाजी बंद हो, चुनाव कम से कम नजदीक है, इन दोनों इंतजार तो खेमे रहता पटे है। को लड़ाई विपक्ष को तो नहीं पहले हो, इंतजार क्षेत्र रहता है। के जनता पार्टी से कोई आए जनता का और उसे विकास साथ में हो। मिलाएं, इंतजार कर रहे होंगे ना। क्यों, जिस तरह अल्पत में शुरू से ही सरकार थी और आज भी सरकार इधर उधर से लेके बसपा के निर्देश लेके सरकार बनाई है, और जिस दिन से मैं देख रहा हूँ 3 साल से वही आपस की लड़ाई पूरे राजस्थान का विकास नहीं, अब तो लड़ाई दूर हो गई ना, आज मना लिया, अब तो साथ दिखाई दे रहे हैं अशोक गहलोत सचिन पायलट। अब काहे की लड़ाई, अब तो बीजेपी की लड़ाई की बात कीजिए। विस्तार होने दो सुमित जी, मंत्रिमंडल का विस्तार होने दो कल, हाँ। निश्चित आपस में फिर शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपको ये लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसके बाद कुछ आवाजें उठेंगी, वो आवाजें आप लोग दबाएंगे, है ना? ठीक है, शुक्रिया सर, आप चारों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, पुनर्गठन होगा, कल शाम 4 बजे का वक्त तय हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल ये, नजरें सबकी इसी पर, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन में शामिल किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।